हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं आनंद यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आनंद यादव में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th साइंस को स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपका चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आनंद यादव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ आपको टाइम पर मिल जाए। दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया आखिरकार होती क्या है। दोस्तों, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों, जब दो या पदार्थ हो या दो से अधिक पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो, मिलकर एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ वो गुण चेंज हो जाएं, उसमें नए गुणधर्म आ जाएं, उस पदार्थ का जब निर्माण करते हैं दो पदार्थ मिलकर, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों, इस तरह से ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल है H+O2 मिलकर H2O जल का निर्माण कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर दो पदार्थ हैं, दोनों गैसें हैं, दो पदार्थ हैं, H हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। दोस्तों, यहाँ पर अभिक्रिया हो रही है और यहाँ पर जल का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण हो रहा है। दो पदार्थ यहाँ पर हैं और दो पदार्थ एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों, H2O जो है, इसमें H+O2 की अपेक्षा गुण चेंज हैं। दोस्तों, यहाँ पर इसमें जो गैस थी, इसमें गैस नहीं है, यहाँ पर जल है। दोस्तों, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस थी और यहाँ पर जल है, इसके गुण चेंज हैं। यह दिखाई नहीं दे रही थी और यह दिखाई दे रहा है, जल जो है में दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इसमें गुण चेंज हो जाए, नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है। दोस्तों, एक बार और हम डेफिनेशन को देख लेते हैं कि डेफिनेशन में क्या लिखा है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, दो हो या दो से अधिक कोई भी पदार्थ हो, वो जब मिलकर यानी अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक या एक से अधिक नए गुण वाले, नए रंग वाले आदि, इस तरह के मतलब कई सारे चेंजेस हो जाते हैं। उस पदार्थ का जब निर्माण होता है तो उसमें जो अभिक्रिया होती है, उसमें जो क्रिया होती है, उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों, सबसे इजी एग्जाम्पल है H+O2 ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण कर रहे हैं। दोस्तों, आप इसको अपने माइंड में बिठा लीजिए। ये दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O का निर्माण कर रहे हैं। दोस्तों, ये हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, H2O हमारा जल है, इसमें गुण बहुत सारे चेंजेस आते हैं। हाँ, ये गैस थी, यहाँ पर जल ही बन गया। दोस्तों, इसको हम देख नहीं सकते थे और हम जल को अब देख रहे हैं। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया यही होती है। आई होप आप लोग रासायनिक अभिक्रिया को समझ गए होंगे। तो दोस्तों, अब हम दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया देख लेते हैं। दोस्तों, हमारे दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया कौन सी हैं? जो हमारा भोजन का पचना है, यानी जो हम डेली भोजन खा रहे हैं, दाल चावल सब्जी रोटी दूध आदि, जो भी भोजन ले रहे हैं, उसका जो पचना है, वह जो पचता है, वो हमारी एक रासायनिक अभिक्रिया ही है। और दोस्तों, जो लोहे पर जंग लगना है, लोहे पर थोड़ी देर खुला आप रख दें, मतलब थोड़ी देर नहीं, कुछ समय,
लॉन्ग समय आप यदि रख रहे हैं लोहे को बाहर वायु में, उसको अगर जो ऑक्सीजन मिल रही है और थोड़ी नमी पा रहा है तो वह अवश्य उस पर जंग लग जाएगी। लोहे पर जंग लगना ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। दोस्तों आप लोगों ने देखा भी होगा कि आपके घर के बाहर या घर के अंदर ही जो वायु और पानी थोड़ी नमी वाली जगह पर लोहा रखा होगा, उसमें जंग जरूर लग रही होगी। दोस्तों यही है रासायनिक अभिक्रिया, आपके घर में हो रही है, आपके शरीर के अंदर भी हो रही है। और ये जो लोहे पर जंग लगना है और भोजन का पचना है, ये रासायनिक अभिक्रिया ही एक है। दोस्तों दही का बनना ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। आपने अपने घर में ही देखा होगा कि जो दही बनता है वह एक रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही बनता है। दोस्तों जो श्वसन हम लोग सांस ले रहे हैं, ये भी एक हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया ही है। दोस्तों पर ये तीनों जो हैं ये बढ़िया बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ये ज़रूर लिखना एग्जाम में। ओके दोस्तों, आप लोग आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि दैनिक जीवन में, हमारे जो दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया हो रही हैं वो क्या हैं। दोस्तों आप लोगों को हम थोड़ा शॉर्टकट में बता रहे हैं, बस आप लोग समझ जाइए कि चैप्टर के अंदर है क्या आखिरकार। दोस्तों जो भोजन का पचना, हम लोग भोजन डेली खा रहे हैं, वह पचता है, वह एक रासायनिक अभिक्रिया है। और लॉन्ग टाइम यदि कोई लोहा बाहर वायु और नमी में रहता है तो उस पर जंग लग जाती है, वह भी एक रासायनिक अभिक्रिया ही है। और दोस्तों दही का बनना, हमारे घर में जो दही बनता है वह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, श्वसन भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। दोस्तों आई होप आप लोग दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया समझ गए होंगे। अब हम रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण भी देख लेते हैं क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। दोस्तों जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अवस्था में परिवर्तन क्या आता है दोस्तों, देखिए वो H+O2 जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O गैस का जल का निर्माण कर रहे थे, वो उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ। देखिए H हाइड्रोजन, O2 जो ऑक्सीजन था वो गैस था। अब गैस से जल में परिवर्तन हुआ तो उसकी अवस्था में तो परिवर्तन हो गया ही, और रंग में परिवर्तन। भाई गैस हमें दिख नहीं रही थी, जल हमें दिख रहा है, वो पानी कलर का हो गया। माना आप लोग कहते हैं कि जल का कोई रंग नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसके रंग में परिवर्तन हुआ क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते थे, उसका कोई रंग नहीं था गैस का। अब उसका है कोई ना कोई रंग। गंध में परिवर्तन, उसकी स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। दोस्तों गैस का स्वाद कुछ और था और अब जल का स्वाद कुछ अलग हो गया है। गैस का उत्सर्जन, दोस्तों गैस का उत्सर्जन क्या है, हाइड्रोजन और गैस थी, जल हुआ तो जल से गैस का उत्सर्जन हो गया, थोड़ी बहुत गैस निकली। वो गैस का उत्सर्जन मतलब निकलना, गैस का निकलना। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो गैस निकलती है और तापमान में भी परिवर्तन आता है। दोस्तों यही रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण हैं। एक बार और देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके अवस्था में परिवर्तन आता है, रंग में परिवर्तन आता है और उसके गंध में भी परिवर्तन आता है। गैस का उत्सर्जन होता है, गैस निकलती है और उसके तापमान में भी परिवर्तन आता है। दोस्तों अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अभिकारक या अभिकर्मक। दोस्तों सॉरी, यहाँ पर एवं लिखा है, यहाँ पर या आप लोग लिख लीजिएगा। अभिकारक या अभिकर्मक एक ही बात होती है। दोस्तों अभिकारक या अभिकर्मक हम देख लेते हैं आखिरकार होता क्या है। दोस्तों ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लें अभिकारक या अभिकर्मक कहलाते हैं। दोस्तों आप लोगों ने अभी देखा था H+O2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर वो H2O जल का निर्माण कर रहे थे। तो दोस्तों वो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे वो हमारे अभिकारक थे, वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे थे तो वो हमारे अभिकारक थे।
ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। तो हमारे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा था और H2O जल का निर्माण कर रहा था। ये दोनों जो थे हमारे अभिकारक थे, ये क्योंकि हमारे रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। हाइड्रोजन जो है और ऑक्सीजन ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तभी तो H2O जल का निर्माण हो रहा है भाई। इसीलिए ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक या अभिकर्मक कहते हैं। आई होप दोस्तों आप लोग अभिकारक एवं अभिकर्मक समझ गए होंगे। दोस्तों अब हम नेक्स्ट पॉइंट उत्पाद लेते हैं। उत्पाद ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण अभिकारक से मिलकर होता है उत्पाद कहलाते हैं। दोस्तों आप लोग डेफिनेशन से समझ सकते हैं कि उत्पाद होता क्या है। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण अभिकारक या अभिकर्मक से मिलकर होता है उत्पाद कहलाते हैं। दोस्तों अभी हमने H+H2O वाला उदाहरण देखा था, ये हमारे अभिकारक या अभिकर्मक दोनों थे, अभिकारक। अब ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण अभिकारक से मिलकर होता है, यानी अभिकारक हमारे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन थे, अब इनसे मिलकर तो हमारा H2O का निर्माण हो रहा है, जल का निर्माण हो रहा है। तो क्या जल ही उत्पाद है? हाँ, जल ही उत्पाद है, ये हमारा उत्पाद है। उत्पाद दोस्तों ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण अभिकारक से मिलकर होता है उत्पाद कहलाते हैं। तो हमारा H2O जो है वो अभिकारक, ये H+ वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक थे और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ही H2O का निर्माण हो रहा है। तो इसका मतलब H2O जो जल है वही उत्पाद है। हाँ, और H+ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये अभिकारक थे, इनसे मिलकर एक नया पदार्थ उत्पन्न हो रहा है और ये उत्पाद भी है। उत्पाद दोस्तों ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण अभिकारक या अभिकर्मक से मिलकर होता है उत्पाद कहलाते हैं। तो सिंपली है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे अभिकारक या अभिकर्मक थे और इनसे मिलकर H2O जल का निर्माण हो रहा है, तो जल जो है वो हमारा उत्पाद होता है। उत्पाद होगा, होता नहीं होगा। दोस्तों आई होप आप लोग उत्पाद भी समझ गए होंगे। दोस्तों हमारे चैप्टर का नाम था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो हमने रासायनिक अभिक्रिया देख ली, रासायनिक अभिक्रिया में भाग क्या क्या लेते हैं, कौन कौन सी चीज़ें भाग लेती हैं रासायनिक अभिक्रिया में। तो हमने देखा अभिकारक या अभिकर्मक और उत्पाद यही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अभिकारक ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये एक सिंपली उदाहरण है बस। अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो और इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद भाग ले रहे हैं। तो हमने रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत अभिकारक एवं उत्पाद को भी देख लिया। अब हमारा बचा समीकरण, रासायनिक समीकरण। तो अब हम रासायनिक समीकरण को भी देख लेते हैं क्या होता है। रासायनिक समीकरण क्या होता है दोस्तों? तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित किया जाता है। जो हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनको हम रासायनिक समीकरण के द्वारा लिखते हैं। समीकरण सिंपली आप समझ लीजिए, चिन्ह, एक चिन्ह प्रतीक के द्वारा लिखते हैं। रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं उनके पदार्थों के प्रतीकों का उपयोग किया जाता है दोस्तों। जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक H, ऑक्सीजन का प्रतीक O है, इसी प्रकार रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थों के प्रतीकों का
उनके चिन्हों का उपयोग किया जाता है। प्रतीकों के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है कि हाइड्रोजन गैस है, और इसी प्रकार वो जैसे हमारा H2O जल है, उनकी जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं उनको भी दर्शाया जाता है। H हाइड्रोजन जो है हमारी गैस है, इसका जो प्रतीक है वह G है। भाई क्या लिखा है, प्रतीकों के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को हम दिखा देते हैं कि हाइड्रोजन इस तरह से लिखते हैं, हाइड्रोजन ये गैस प्लस ऑक्सीजन ये भी गैस, ये मिलकर हमारे H2O लिक्विड का निर्माण कर रहे हैं। दोस्तों अब सही है, ये रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण को उनके प्रतीकों के द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थों के प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ऐसे बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और यहाँ पर जल। दोस्तों हम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये मिलकर जल का निर्माण करते हैं, इतना ना लिख करके हम सिंपली लिख देते हैं H+O2 मिलकर H2O का निर्माण करते हैं। तो रासायनिक समीकरण में उनके प्रतीकों के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है कि उनकी भौतिक अवस्था क्या है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की भौतिक अवस्था गैस है, तो हम गैस को G के जरिए लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने G लिख दिया, और यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि यह हाइड्रोजन जो है गैस है, ऑक्सीजन उनकी भौतिक अवस्था क्या है, गैस, तो हमने ऑक्सीजन के आगे भी गैस लिख दिया। और ये अभिकारक यानी क्रिया करके जो H2O जल का निर्माण कर रहे हैं, तो हमारा जल की भौतिक अवस्था है लिक्विड, तो हमने उसके सामने लिख दिया। दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे कि रासायनिक समीकरण में क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित किया जाता है। दोस्तों रासायनिक समीकरण क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं H+O2 ये मिलकर H2O, ये जो आपका है ये रासायनिक समीकरण है। तो कहा गया है रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, यानी मतलब जो अभिक्रिया होती है किसी पदार्थ की, तो उस अभिक्रिया को हम आप लोगों को रासायनिक समीकरण के द्वारा दिखाते हैं। तो दोस्तों जो ये H+O2 H2O ये है एक समीकरण है, इसके माध्यम से हम रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थों के प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन न लिख करके इनके प्रतीक का प्रयोग किया जाता है, H और O इनके प्रतीक का प्रयोग किया जाता है, प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। प्रतीकों के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। तो हमने यहाँ पर G और लिक्विड गैस, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और H2O जल लिक्विड, हमने इसको भी दर्शा दिया। तो दोस्तों आई होप आप लोग रासायनिक समीकरण को समझ गए होंगे कि रासायनिक जो अभिक्रिया होती है हम उसे रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित करते हैं। रासायनिक समीकरण के द्वारा आप लोगों को लिख कर दिखाते हैं। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के प्रतीकों का H+O ये H और O इनका प्रतीक, हाइड्रोजन का प्रतीक H, ऑक्सीजन का प्रतीक O, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। प्रतीकों के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। तो हाइड्रोजन की भौतिक अवस्था गैस, ऑक्सीजन की भौतिक अवस्था गैस,
H2O जल की भौतिक अवस्था लिक्विड। दोस्तों यही है रासायनिक समीकरण। आई होप आप लोग रासायनिक समीकरण को समझ गए होंगे। दोस्तों अब हम रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है उसको देख लेते हैं। दोस्तों जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वह हमारी 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार की होती है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। दोस्तों अब हम इन्हें डिटेल में इनकी डिफिनेशन के साथ समझ लेते हैं। दोस्तों संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों हमारी रासायनिक अभिक्रिया क्या थी? 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर, अभिकारक तो मिलेंगे ही, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। एकल मतलब एक ही उत्पाद होता है। क्या दोस्तों समझ लीजिए आप, H+O2 H2O वाला ही उदाहरण है इसमें। दोस्तों मतलब 2 पदार्थ मिलकर एकल, 2 अभिकारक। आप लोग अभिकारक तो जानते ही हैं क्या होता है, अभी हमने बताया अभिकारक क्या होता है। तो 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों संयोजन मतलब जोड़ने वाली अभिक्रिया, 2 पदार्थ जोड़कर एक पदार्थ का निर्माण करने वाली अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों उदाहरण लेते हैं। उदाहरण तो जैसे कोयले का दहन C+O2 ये मिलकर CO2, यहाँ पर 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। C और O यहाँ पर अभिकारक हैं और ये CO2 उत्पाद। दोस्तों 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद मतलब एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। 2 अभिकारक एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। 2 पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं आपस में 2 पदार्थ को, तो इस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों आई होप आप लोग संयोजन अभिक्रिया को समझ गए होंगे। अब हम वियोजन अभिक्रिया भी देख लेते हैं। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? दोस्तों ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक मतलब एक ही अभिकारक इसमें है, 2 अभिकारक नहीं है, एक ही अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन यानी टूटना या घटना, मतलब टूटना, वियोजन टूटना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करता है उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल इसका लेते हैं, अच्छी तरह से समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों 2FeSO4 ये एक अभिकारक है। दोस्तों 2FeSO4 ये दोस्तों एक है ना, ये अभिकारक है हमारा, ये एक अभिकारक है। अब ये टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में उत्पाद का निर्माण करता है। तो ये टूटता कैसे है? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस
SO3, मतलब देखिए 2FeSO4 टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया। ये हमारा अभिकारक है, अभिकारक, और ये उत्पाद, ये पूरा जो हमारा है ये उत्पाद। दोस्तों वैसे तो इधर अगर जो ये होता तो हमारा अभिकारक होता, लेकिन ये इधर है, अभिक्रिया होने के बाद ये हमें प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर हमारी कुछ डेफिनेशन भी इसी तरह कह रही है, एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करता है, उस अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो 2FeSO4 है वो छोटे छोटे टुकड़ों में उत्पाद का निर्माण कर रहा है। Fe2O3 + SO2 + SO3 ये छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होकर उत्पाद का निर्माण कर रहा है, तो यह हमारी वियोजन अभिक्रिया हो गई। दोस्तों संयोजन अभिक्रिया जोड़ने वाली अभिक्रिया होती है, दो अभिकारकों को जोड़ने वाली अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया। दो अभिकारक जोड़कर एक उत्पाद का निर्माण करती है उसे संयोजन अभिक्रिया, और एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में उत्पाद का निर्माण करता है उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों संयोजन और वियोजन अभिक्रिया को समझ गए होंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। सॉरी दोस्तों, आप लोगों को बताना भूल गए कि वियोजन अभिक्रिया जो होती है वह 3 प्रकार की होती है। दोस्तों वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए वियोजन अभिक्रिया जो होती है वह 3 प्रकार की होती है। क्या क्या? विद्युत अपघटन, ऊष्मीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन। दोस्तों इसको हम समझ लेते हैं। दोस्तों देख लीजिएगा, विद्युत अपघटन, ऊष्मीय अपघटन और प्रकाशीय अपघटन। दोस्तों जो विद्युत अपघटन है वो है 2H2O, ये अभिकारक है, ये उत्पादों का निर्माण कर रहा है। वो छोटे छोटे उत्पाद 2H2 + O2 इनका उत्पाद इनका निर्माण कर रहा है। ये वियोजन अभिक्रिया है ना, इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसीलिए एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पर 2H2 + O2 का निर्माण कर रहा है। दोस्तों ये जो अभिक्रिया है ये विद्युत के संपर्क में आने पर हो रही है। तो यहाँ पर विद्युत अपघटन के कारण अभिक्रिया हो रही है। और CaCO3 जो है हमारा, ये CaO + CO2 छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण कर रहा है, और ये हमारी ऊष्मा से ये अभिक्रिया हो रही है। और 2HBr H2 + Br जो निर्माण हो रहा है 2HBr से, ये सूर्य के प्रकाश से इसका ये अभिक्रिया हो रही है। दोस्तों बस इसे सिंपली समझ लीजिए, ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है। बस आप लोग ये जान लीजिए कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, आप लोग समझ गए होंगे। वियोजन अभिक्रिया भी आप लोग समझ गए होंगे। बस आप लोग वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, विद्युत अपघटन, ऊष्मीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन। इसके एग्जाम्पल समझ लीजिए, बस इसमें कोई बात नहीं है। दोस्तों आई होप आप लोग वियोजन अभिक्रिया समझ गए होंगे। तो अब हम विस्थापन अभिक्रिया की ओर चलते हैं। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? दोस्तों इस अभिक्रिया में जो अधिक क्रियाशील धातु होती है वह कम क्रियाशील धातु को उसके जगह से, उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है। मतलब सिंपली उसको भगा देती है, उसके जगह से उसको भगा देती है। भाई वो लड़का बहुत ताकतवर था, उसने मेरी जगह से मुझको भगा दिया। मैं स्कूल में बैठने गया, मेरी सीट पर वो आया, वो बहुत ताकतवर था और उसने मेरे को बोला कि तू भाग जा, मैं यहाँ पर बैठूंगा। मैं भाई उसको डर गया, वो बहुत मोटा ताजा था और मैं दुबला पतला था, तो मैं भाग गया। तो वो
मुझसे अधिक क्रियाशील था और हम उससे कम क्रियाशील थे, हम उससे कम ताकतवर थे और वो हमसे ज़्यादा ताकतवर था, इसीलिए हम भाई डर के मारे भाग गए। तो यहाँ पर बोला जाएगा कि आनंद जो था वह कम क्रियाशील, कम ताकतवर था और वो, अरे कोई भी मान लीजिए जैसे आप ही, और आप बहुत ताकतवर थे, तो बोला जाएगा अमन, सॉरी दोस्तों सॉरी, इसलिए मैंने पीने के लिए पानी मेज पर रखा था, मेरा हाथ लगा वो लग गया, इसीलिए सॉरी बोला था। चलिए दोस्तों, कहाँ पर थे? विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके जगह से विस्थापित, उसको उसकी जगह से भी भगा देता है। भाई वो उदाहरण मैंने दिया, हम और मेरे स्कूल वाले बच्चे ने, जिसे आप, वो मेरी जगह से उसने भगा दिया और मैं डर गया, इसके लिए भाग गया है। तो दोस्तों इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, मजा आएगा। दोस्तों एग्जाम्पल, CuSO4 प्लस Zn, ये अभिकारक मिलकर ZnSO4 प्लस Cu का निर्माण कर रहे हैं। ये उत्पाद है, ये अभिकारक है, याद कर लीजिए, बार बार बता रहा हूँ, ये अभिकारक, ये उत्पाद। दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया है, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके जगह से भगा देती है, विस्थापित कर देती है। दोस्तों जो यहाँ पर Zn है वह Cu से अधिक क्रियाशील है, अधिक ताकतवर है। तो जो Zn है वह Cu को डरा रहा है, बोलता है तू भाग जा यहाँ से, SO4 के पास मैं रहूँगा, मेरा वो मित्र है, मैं मतलब मेरी उससे ज़्यादा अच्छी पटरी खाएगी। तो Cu बेचारा वो कम क्रियाशील था, इसीलिए डर के मारे यहाँ से भाग जाता है, बोलता है जा भाई Zn, तू SO4 के पास रह ले और मैं अकेला रह लूँगा। तो वही अभिक्रिया होकर यहाँ पर हो रही, ZnSO4, Zn जो था वो SO4 के पास आ जाता, ZnSO4 हो जाता है, और Cu जो SO4 के पास था वह बेचारा अकेला रह जाता है, क्योंकि यह कम क्रियाशील है, इसके ताकत ज़्यादा नहीं है, बल्कि Zn के ज़्यादा ताकत है। जो जिंक है वह कॉपर से ज़्यादा ताकतवर होती है। दोस्तों आप लोगों को मैं अभिक्रियाशीलता श्रेणी दिखा देता हूँ, उसमें दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है। ओके दोस्तों, चलिए आई होप आप लोग विस्थापन अभिक्रिया समझ गए होंगे, सरल है। अब हम द्विविस्थापन अभिक्रिया देख लेते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया दोस्तों, इस अभिक्रिया में तत्व 2 बार विस्थापित होता है। सिंपली इस अभिक्रिया में तत्व 2 बार विस्थापित होता है, मतलब उसके जगह से तत्व 2 बार हटाया जाता है। दोस्तों उदाहरण देकर समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों ये है एग्जाम्पल, Na2SO4 प्लस BaCl2, ये अभिकारक हैं, और ये अभिक्रिया करके क्या निर्माण हो रहा है, BaSO4 प्लस 2NaCl, ये उत्पाद है। दोस्तों मज़ेदार है, Na2 जो है वो Ba से बोलता है भाग जा यहाँ से, Cl के पास मैं रहूँगा, क्योंकि मेरी इससे अच्छी पटरी खाएगी। तो Ba बोलता है चल कोई बात नहीं, पर तू SO4 के पास से हट जा। उल्टा उसी को डांट रहा है भाई। Na अभी Ba से कह रहा था Cl के पास मैं रहूँगा, तो Ba उल्टा Na से कहता है तू भाग जा यहाँ से, SO4 के पास मैं रहूँगा। मतलब एक दूसरे की बात नहीं समझ रहे हैं और एक दूसरे को भगा रहे हैं। अरे भाई Na Ba से कहता है Ba से कहता है Cl के पास मैं रहूँगा, तो Ba कहता है SO4 के पास मैं रहूँगा। अब यदि बात समझ जाए तो Na कहता है Ba से, तो Ba हट जाए, SO4 के पास आ जाए, लेकिन वो लड़ाई कर रहे हैं आपस में ना। दोस्तों सिंपल ये है, Na Ba से कहता है Cl के पास मैं रहूँगा,
बी ए कहता है Na से SO4 के पास मैं रहूँगा। तो ये जो तत्व है ये देखिए 2 बार विस्थापित हो रहा है, मतलब एक बार इधर जा रहा है फिर एक बार इधर जा रहा है, समझ गए ना। एक बार इधर एक बार उधर। NaCl के पास आ रहा है तो Ba Na की जगह पर जा रहा है। Na यदि Ba की जगह पर आ रहा है Cl के पास तो BaSO4 Na2 के पास जा रहा है, मतलब 2 बार विस्थापित हुआ या नहीं, 2 बार विस्थापित हुआ तब तो, इसीलिए इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। डेफिनेशन भी है, इस अभिक्रिया में तत्व 2 बार विस्थापित होता है। तो Na और Ba 2 बार विस्थापित हुआ सॉरी दोस्तों, हाँ Na और Ba 2 बार विस्थापित हुआ ना, तो यही है सिंपली द्विविस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों आई होप आप लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझ गए होंगे। अब हम रेडॉक्स अभिक्रिया को समझ लेते हैं। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि रेडॉक्स अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। अब उपचयन तथा अपचयन वेरी इजी अभिक्रियाएं हैं दोस्तों। तो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को हम देख लेते हैं कि क्या होती हैं। ओके दोस्तों, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास हो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऑक्सीजन का बढ़ना और हाइड्रोजन का घटना, वृद्धि बढ़ना ह्रास घटना। तो ऑक्सीजन का बढ़ना और हाइड्रोजन का घटना, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का बढ़ना और हाइड्रोजन का घटना पाया जाए वह उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों C+O2 बराबर CO2, यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, ये कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 का निर्माण कर रहे हैं, ऑक्सीजन की वृद्धि है दोस्तों, यह उपचयन अभिक्रिया है। आई होप दोस्तों आप लोग सिंपली उपचयन अभिक्रिया को समझ गए होंगे। अब हम अपचयन अभिक्रिया की बात करते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं अपचयन अभिक्रिया की। अपचयन अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन की वृद्धि तथा ऑक्सीजन का ह्रास हो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल उपचयन अभिक्रिया का अपोजिट। उस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा था, यानी ऑक्सीजन का बढ़ना और हाइड्रोजन का घटना पाया जा रहा था। और अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का बढ़ना तथा ऑक्सीजन का घटना पाया जा रहा है। दोस्तों यह बिल्कुल इजी अभिक्रियाएं हैं। दोस्तों अब एग्जाम्पल एक ले लेते हैं अपचयन अभिक्रिया का। H2+Cl2 मिलकर 2HCl, हाइड्रोजन की मतलब कहीं हाइड्रोजन तो घटा नहीं ना उसका ह्रास हुआ, हाइड्रोजन की वृद्धि हुई। दोस्तों H2 हाइड्रोजन और Cl2 ये इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हुई है, ऑक्सीजन का घटना हुआ है। यहाँ पर हाइड्रोजन का घटना नहीं है, इसलिए यह अपचयन अभिक्रिया है। तो दोस्तों आई होप आप लोग वो संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया को समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब हम कुछ अन्य पॉइंट की बात कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, धातुओं का संक्षारण। धातुओं का संक्षारण क्या होता है? दोस्तों वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वायु की नमी तथा ऑक्सीजन के प्रभाव से धातुओं का क्षय होता है उसे धातुओं का संक्षारण कहते हैं। दोस्तों यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, मतलब वायु की नमी तथा ऑक्सीजन के प्रभाव से। दोस्तों यहाँ पर मतलब वायु और जल की नमी, अब वायु में ऑक्सीजन तो होती है, इन सब के प्रभाव से धातुओं का नष्ट होना। जब धातुएं नष्ट होने लगती हैं
तो उस मतलब वो जब संक्षारण वो नष्ट होने लगते हैं, क्षय होता है, तो वो जो नष्ट होना या मतलब क्षय होना, उसे धातुओं का संक्षारण कहते हैं। यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों। एग्जाम्पल मतलब लोहे पर जंग लगना, वह जब वायु, ऑक्सीजन मतलब और जल की नमी पा जाता है तो वह संक्षारित होने लगता है, मतलब नष्ट होने लगता है, जंग लगने लगती है। चांदी की सतह का काला हो जाना, वह भी दोस्तों नमी और ऑक्सीजन के प्रभाव से उसकी चांदी की सतह काली हो जाती है। दोस्तों आई होप आप लोग धातुओं का संक्षारण समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट बस विकृत गंधिता समझ लेते हैं क्या होती है। दोस्तों विकृत गंधिता क्या होती है? जब वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को अधिक समय के लिए वायु के संपर्क में खुला छोड़ दिया जाता है तो वह सामग्री उपचयित हो जाती है, जिससे उसके स्वाद, गंध आदि में परिवर्तन हो जाता है। यह घटना विकृत गंधिता कहलाती है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपके क्रैक्स, टेढ़े मेढ़े व चिप्स आदि पैकेट में आते हैं, उसमें दोस्तों वायु नहीं जा सकती है, वह बिल्कुल बंद होते हैं, वह संयुक्त तैलीय खाद्य पदार्थ होते हैं, वह इसीलिए उन्हें वायु से दूर रखा जाता है, उनमें ऑक्सीजन नहीं जा सकती, वह बिल्कुल पैक होते हैं। और यदि उन्हें वायु के संपर्क में खुला छोड़ दिया जाए तो वह उपचयित हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, जिससे उसके स्वाद में परिवर्तन आ जाता है, उसके गंध में भी परिवर्तन आ जाएगा, और यह घटना जो होगी वह विकृत गंधिता कहलाएगी। दोस्तों कोई भी तैलीय खाद्य पदार्थ हो, यदि आप उसे ज़्यादा समय के लिए खुला छोड़ देंगे वायु के संपर्क में तो वह खराब हो जाएगा, उपचयित हो जाएगा, और इससे उसके स्वाद, गंध इन सब में परिवर्तन हो जाएगा। वह जब बेकार हो जाएगा तो उसकी गंध भी बदबू आने लगेगी और स्वाद भी उसका बेकार हो जाएगा, खाने लायक नहीं बचेगा, और जो यह घटना होगी वह विकृत गंधिता कहलाएगी। दोस्तों आई होप आप लोग विकृत गंधिता समझ गए होंगे। दोस्तों आज जो आपका चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण था, साइंस का फर्स्ट चैप्टर, दोस्तों उसमें इतने ही पॉइंट थे। आप लोगों ने उन्हें बिल्कुल डिटेल में समझा है। आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अब आप इन सभी पॉइंटों की एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आप लोग इतने का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए रासायनिक अभिक्रिया का। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों अभिकारक एवं अभिकर्मक का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों अब एक स्क्रीनशॉट उत्पाद का। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों एक स्क्रीनशॉट रासायनिक समीकरण का। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों आई होप आपने सभी स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और आप यह बता दीजिए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। कृपया लाइक ज़रूर करें, शेयर कमेंट बहुत ज़रूरी है, लाइक उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों आपकी मर्ज़ी, आपको जैसी वीडियो पसंद आई हो वैसे कमेंट, वैसे शेयर और वैसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय दोस्तों।